हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी आज की वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने इसके मीनिंग को एंड स्कोप को डिस्कस किया था और साथ ही साथ डिस्कस की थी इसकी इवोल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब कुछ हम अपनी पिछली दो वीडियोस में कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रोचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अप्रोचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स, अप्रोचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कूल ऑफ थॉट बोथ आर द सेम थिंग। अभी अप्रोचेस और मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने अप्रोचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या स्कूल ऑफ थॉट्स को। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, क्लासिकल अप्रोच एंड केन्जियन अप्रोच। केन्जियन अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस हमारे इकोनॉमिस्ट के बेसिस पर है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरीके की इकोनॉमी है, एक क्लासिकल है, एक कौन सी है, मॉडर्न इकोनॉमी। दोनों इकोनॉमीज हमारी किस बेसिस पर बनी कि हमारी माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस क्या था, माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस क्या है, उसी के बेसिस पर हमारी क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स बनी। उसी के बेसिस पर हमारी क्लासिकल अप्रोच एंड केन्जियन अप्रोच बनी। देखिए, हमारे माइक्रो एंड मैक्रो को ढूंढने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम क्या था, रैगनर फ्रिच। रैगनर फ्रिच ने हमारे माइक्रो एंड मैक्रो के कंसेप्ट को हमें बताया कि हमारी इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो में डिवाइड हो सकती है, लेकिन उसको पूरी तरीके से हमने जाना किसकी वजह से, केन्स की वजह से। केन्स एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए हैं। उनके बाद हमारी इकोनॉमी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक क्लासिकल इकोनॉमी, एक मॉडर्न इकोनॉमी में। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंगली जो भी हमारी इकोनॉमी एग्जिस्ट कर रही थी वो क्लासिकल अप्रोच का पार्ट बन गई, और मॉडर्न इकोनॉमी में वो आ गया कि केन्स ने हमारी इकोनॉमी को कैसे डिफाइन किया। केन्स ने हमारी इकोनॉमी को माइक्रो एंड मैक्रो दो पार्ट्स में डिवाइड किया और उसी के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी डिवाइड हो गई और उसको केन्स अप्रोच का पार्ट माना गया। रैगनर फ्रिच ने हमारी इकोनॉमी को दो पार्ट्स में जरूर बांटा था, लेकिन उनका नाम बहुत कम जगह पर आता है। ज्यादातर हम अगर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट की बात कर रहे हैं तो केन्स अप्रोच ही हमारे ध्यान में रहेगी, और ज्यादातर पूरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड हैं वो भी केन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंगली ही आती है। रैगनर फ्रिच का उसमें कोई नाम नहीं आएगा। हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स को केन्स के अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही आज भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए अभी समझते हैं कि क्लासिकल अप्रोच एंड केन्स अप्रोच क्या होती है। देखिए, क्लासिकल अप्रोच क्या है।
सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। एक तो है हमारे पास JB से, जिनका पूरा नाम है जीन बिप्ट से। दूसरे हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। एक है हमारे एल्फ्रेड मार्शल। ये 3 इकोनॉमिस्ट बहुत ज्यादा मशहूर हैं जो क्लासिकल अप्रोच को आगे लेकर जाते हैं या क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरी को बता रहे हैं। एक इनके साथ आते हैं पिगू। पिगू भी काफी मशहूर इकोनॉमिस्ट हुए हैं क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक। जो भी हम क्लासिकल अप्रोच में पढ़ेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल अप्रोच हमारी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कह रही है, वो ज्यादातर इन चारों की थ्योरीज पर बेस्ड होगी, इन चारों इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज पर बेस्ड होगी कि हमारी इकोनॉमी ऐसे ऐसे वर्क कर रही है। देखिए क्लासिकल अप्रोच हमें क्या कह रही है कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में है नहीं। क्लासिकल अप्रोच हमें ये बोल रही है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की इंटरफेयर नहीं करती इकोनॉमी में, तो हमारी इकोनॉमी अपने आप अपना काम कर रही है। हमारी इकोनॉमी अपने आप ही अपने वर्किंग या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। वो कैसे? वो क्या कह रही हैं? एक JB से की कोट है, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। वो क्या कह रहे हैं कि जो डिमांड क्रिएट हो रही है वो सप्लाई अपने आप अपनी क्रिएट करती है। मतलब अगर हम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी डिमांड अपने आप रेज होगी। ये कौन कह रहा है? हमारे JB से कह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंगली क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो जब सभी पर्सन्स के पास एम्प्लॉयमेंट है सभी के पास, तो वो हमारी सिचुएशन क्या हो जाएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की। और इन केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हमारे सभी लोगों के पास क्या होगा? इनकम होगी। इनकम होगी तो उससे वो प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट करेंगे। डिमांड जनरेट होगी तो प्रोडक्ट अपने आप ही खरीदा जाएगा। तो दूसरा रीजन क्या है उनके इस कोट का कि इनकम भी तभी रेज होगी अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, एक तरफ तो प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, दूसरी तरफ क्या हो गया? लेबर की इनकम जनरेट होगी। तो इनकम ने डिमांड जनरेट कर दी तो वो अपने आप वो प्रोडक्ट तक पहुंच गई, और सप्लाई ने अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लिया जब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था इकोनॉमी में। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अपने आप ही इक्विलिब्रियम में रहती है। इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर होगी। हमेशा हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। इन केस डिमांड कम हो जाती है तो सप्लाई अपने आप अपने
अपने आप को कम कर लेगी और जिससे वो दोबारा से इक्वल हो जाएंगी। इन केस डिमांड अप हो जाती है तो सप्लाई अपने आप वैसे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी कि डिमांड दोबारा से सप्लाई के बराबर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। लोग अपने आप ही अपनी वर्किंग को इस तरीके से रीस्केड्यूल कर लेंगे कि उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी दोबारा से अराइज हो जाएगी और इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसका रीजन क्या है, देखिए, अगर डिमांड बाय चांस इंक्रीज हो जा रही है तो हमें पता है कि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई, डिमांड तो इंक्रीज हो गई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्राइस के इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारी डिमांड डाउन आती है। तो अगर सप्लाई कांस्टेंट है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो डिमांड अपने आप ही डाउन आ जाएगी, तो दोबारा से वो सप्लाई के बराबर हो जाएगी, तो दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सेम वे में अगर डिमांड डाउन जा रही है तो प्राइस डाउन चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर डिमांड नीचे चलेगी तो उनके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, क्योंकि सप्लाई तो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वो क्या करेंगे, अपने प्राइस को डाउन कर देंगे। प्राइस को डाउन कर दिया तो डिमांड अपने आप ही रेज होने लगेगी और दोबारा से वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। सप्लाई अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के स्टेट में वर्क कर रही है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी लोगों के पास काम है, सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, तो हमारी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ सकता। सप्लाई क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमें कौन बताता है, हमारी क्लासिकल अप्रोच बताती है। तो ये किन इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हो गया, वो 4 इकोनॉमिस्ट जिनका नाम हमने भी डिस्कस किया था। कौन कौन से थे, जेबी से, जॉन स्टुअर्ट मिल, एल्फ्रेड मार्शल एंड पिगू। ये 4 मेन इकोनॉमिस्ट हैं। इनके अलावा हमारे थॉमस रॉबर्ट माल्थस एंड डेविड रिकार्डो हैं, ये भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। कौन कौन से हैं, थॉमस, रॉबर्ट, माल्थस एंड डेविड रिकार्डो। ये भी हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमारी क्लासिकल अप्रोच में बहुत ज्यादा हेल्प की है। लेकिन केन्स की अप्रोच क्लासिकल अप्रोच से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो क्या कह रहे हैं कि जो क्लासिकल अप्रोच बता रही है हमें, वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअल इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारी एक्चुअल इकोनॉमी जो हमारे आसपास की इकोनॉमी है वो इससे थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी नहीं इवन की ज्यादा भी डिफरेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे अपनी केन्स की अप्रोच में, जो कि है मॉडर्न इकोनॉमी के बेस पर। हमारी इकोनॉमी ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका के पहले क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक काम करती थी। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका में बहुत ज्यादा अमेरिका को लॉस हुआ, उसके साथ ही पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन आ गई थी। उस टाइम केन्स ने अपनी एक बुक लॉन्च की थी, बुक आई थी 1936 में, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी डिप्रेशन के टाइम पर दे दी थी। उसी बुक में उन्होंने अपनी अप्रोच बताई थी और उसी अप्रोच के मुताबिक उन्होंने जब वर्क करना स्टार्ट किया, उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया, तो अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से बचा लिया और अमेरिका की इकोनॉमी को डेवलप होने में बहुत ज्यादा हेल्प की। और उसी के मुताबिक हम अपनी आज की इकोनॉमी में वर्क करें, इसीलिए उसको मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि केन्स की अप्रोच हमें क्या कह रही है। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी केन्स अप्रोच। केन्स अप्रोच हमें क्या कह रही है कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमारी इकोनॉमी में
कभी ना कभी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी ही। वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होगी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसने हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और वो पार्ट्स हम अपने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैसे डिस्कस कर रहा है। लेकिन उसका एक पार्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ % लोग ऐसे होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते, जिनका मन होता है कि वो हर टाइम खाली बैठे रहे, उनका कोई भी काम करने का मन नहीं होता, तो वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, तो वो आ रहे हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग अपनी मर्जी से काम नहीं करते, क्योंकि उनको खाली बैठकर खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपना काम नहीं कर रहे। उस सिचुएशन में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो गए? अनयूटिलाइज्ड रह गए, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज। और अगर अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज रह गए तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो केन्स ने हमें क्या बताया? केन्स हमें क्या कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन क्लासिकल अप्रोच हमें क्या बता रही थी कि हमारी सप्लाई चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। चेंजेस किस में आएंगे? सिर्फ डिमांड में आएंगे, और उसके मुताबिक हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी और दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को क्रिएट करती रहेगी। लेकिन केन्स क्या कह रहे हैं कि हमारे इकोनॉमी कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होती। फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं, अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज है तो उनको पूरे तरीके से यूटिलाइज्ड करने के लिए हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हम अपनी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी आपको समझाती हूँ। देखिए, केन्स ने हमें क्या कहा कि सप्लाई को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक और हमें एडवाइस भी थी कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट भी इंटरफेयर हमारी इकोनॉमी में करे। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती, जो काम करती है वो पब्लिक कर रही है या हमारी इकोनॉमी अपने आप काम कर रही है। लेकिन केन्स क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट में लेकर जाना है, हमारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज करने हैं और सप्लाई को इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी? देखिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन्वेस्टमेंट करेंगी तो फैक्ट्रीज जनरेट होंगी, फैक्ट्रीज आएंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज हो गई, साथ ही साथ इनकम भी इंक्रीज हो गई और तुरंत डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और डिमांड और सप्लाई जब बराबर आ गए तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी हो गई, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल गया और साथ हमारी सप्लाई और डिमांड भी मैच हो गई और हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ गए। ये कौन बता रहा है हमें? क्लासिकल अप्रोच और केन्स की अप्रोच का डिफरेंस बता रहा है कि केन्स हमारी इकोनॉमी को वर्क कैसे करवाते हैं। केन्स के अकॉर्डिंगली हमारी मॉडर्न इकोनॉमी काम कैसे कर रही है। यही उनकी मेन थ्योरी थी कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही,
फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करी। कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में कोई ना कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन जरूर मिल जाएगा। हमारी आसपास की इकोनॉमी में या अपने आसपास के नेबरहुड में भी अगर हम देखें तो कोई ना कोई पर्सन जरूर अनएम्प्लॉयड मिलेगा, चाहे उसको काम करना पसंद ना हो या उसको काम ना मिल रहा हो, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड जरूर होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही। तो हमारी इकोनॉमी क्लासिकल अप्रोच के मुताबिक तो वर्क कर ही नहीं सकती। इसीलिए केन्स की अप्रोच या केन्जियन थ्योरी को बेस्ट माना जाता है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के अलावा हम अपनी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लेकर आ सकते, और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी तो हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड नहीं होगी। केन्स की थ्योरी के मुताबिक हम अपनी सप्लाई को तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब हमारे पास गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। इसके अलावा हम अपनी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्स की थ्योरी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट की हेल्प से, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि केन्स हमारी इकोनॉमी को कैसे कैसे समझा रहे हैं और उनके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी कैसे कैसे काम कर रही है। वो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। आज के लिए इतना ही, और साथ ही साथ आपका आज केन्स और क्लासिकल अप्रोचेस के अलावा इन दोनों का डिफरेंस भी हो गया कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट या क्लासिकल अप्रोच क्या कह रही है, केन्स अप्रोच क्या कह रही है। मतलब आपके 2 क्वेश्चंस आज प्रिपेयर हो गए। कौन कौन से? अप्रोचेस of macro economics and difference between classical and Keynes अप्रोच। इन दोनों के अप्रोचेस का डिफरेंस भी हो गया, और दोनों अप्रोचेस क्या कह रही हैं या क्या डिस्कस करना चाह रही हैं वो चीज भी हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर ली। अपनी अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन को करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।